हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम नीट 2025 के जूलॉजी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट ECOR1 साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज विल बी चोजन टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है द बैक्टीरिया, या फिर इस केस में द ई कोलाई बैक्टीरिया इन विच फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड। इसको क्या बोलते हैं अपन? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। और जो नॉर्मल इकोलाई बैक्टीरियाज होंगे जिसमें हमने किसी भी प्रकार के फॉरेन डीएनए को इंसर्ट नहीं किया है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स कहलाएंगे। तो जब हम कल्चर प्लेट पे ग्रो करते हैं बैक्टीरियाज को, होस्ट ऑर्गेनिज्म को, जो कि हमारे रिकॉम्बिनेंट इकोलाई बैक्टीरियाज हैं, उसके साथ कई बार नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी ग्रो होते हैं। तो हमको सेपरेट आउट करना है कि which is recombinant and which is non-recombinant, because we want the growth of only recombinant bacteria। ठीक है। तो अभी हमने क्या यूज किया है, हमने एक साइट यूज की है यहाँ पर जहाँ पर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने की जीन है। हमने अपने फॉरेन डीएनए को इस पोजीशन पे इंट्रोड्यूस किया है। ये पोजीशन मतलब दिस इज लैक ओपेरॉन जीन। लैक ओपेरॉन में 3 जीन्स होती हैं, Z, Y और A जीन। Z जीन बनाती है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, Y जीन बनाती है परमिएस और A जीन बनाती है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। तो जब भी इकोलाई बैक्टीरिया में Z जीन के द्वारा बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनेगा तो बैक्टीरिया की ब्लू कलर की कॉलोनी होगी। अब हमने क्या किया है, ECOR1 जो कि हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसको यूज करके हमने अपने डिजायर्ड डीएनए को इस साइट में इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाने वाली Z जीन है उसके बीच में हमने उसको इंसर्ट कर दिया है। इसका मतलब ये होगा कि अब बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा। अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा तो कॉलोनीज व्हाइट कलर की होंगी और ब्लू कलर की नहीं होंगी। तो हमारे जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज हैं दे विल अपीयर व्हाइट इन कलर एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल अपीयर ब्लू इन कलर। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन, व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड एज रिकॉम्बिनेंट। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Blue color colonies grown on ampicillin plate can be selected. This is wrong. हमने एम्पिसिलिन को यूज ही नहीं किया यहाँ पर, कहीं भी हमने अपने फॉरेन डीएनए को एम्पिसिलिन साइट में इंट्रोड्यूस नहीं किया। यूजिंग एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम प्लेट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ब्लू कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड। ब्लू कलर कॉलोनीज तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की होंगी, हमको क्या सिलेक्ट करना है? रिकॉम्बिनेंट। तो द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1. We move on to the next question, that is protein portion of an enzyme is called। देखिए एंजाइम, that is अगर मैं बात करूं होलो एंजाइम, that is एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। जैसे हर मूवी में एक जो लीड रोल होता है उसका एक कोस्टार होता है, और कोस्टार बहुत इंपॉर्टेंट होता है मूवी के लिए, मूवी के सक्सेस के लिए। वैसे ही एक एंजाइम के कंप्लीट सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन अ केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी होते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर मेटल आयंस हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हो सकते हैं। कोफैक्टर्स जब एंजाइम के साथ जुड़ते हैं तो बनता है होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक कोफैक्टर होता है। तो जो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज एन एपो एंजाइम। तो हियर द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम which is associated with the cofactor is called as apoenzyme. So correct option is option number 1.
We come to the next, that is neoplastic characteristic of cells refers to. पहली बात बच्चों, जब भी वर्ड आए नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक का मतलब होता है न्यू ग्रोथ, एंड दिस ग्रोथ इज रिलेटेड टू कैंसर. ठीक है, हमने ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाले चैप्टर में कैंसर के बारे में पढ़ा हुआ है. तो जैसा कि आप सब जानते हो, कैंसर में देयर इज अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. इस प्रॉपर्टी को हाईलाइट किया गया है कैंसर वाले टॉपिक में. व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं, नॉर्मल सेल्स, जब वो ग्रो होती हैं, ग्रो करते करते आसपास जब वो अपने ओल्ड सेल्स के कांटेक्ट में आती हैं, तो वो अपने सेल डिवीजन को रोक देती हैं ताकि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं हो. इस प्रॉपर्टी को कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं. अगेन आई रिपीट कि जब हमारी बॉडी की सेल्स नॉर्मल सेल डिवीजन करती हैं, तो नॉर्मल सेल डिवीजन करने पर जब अब वो अपने ओल्ड सेल्स के कांटेक्ट में आती हैं, तो वो अपने सेल डिवीजन को रोक देती है. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन. ठीक है, कांटेक्ट इनहिबिशन इज नॉट प्रेजेंट इन द कैंसर सेल्स. ये प्रॉपर्टी कैंसर सेल्स या ट्यूमर सेल्स में एब्सेंट होते हैं. ठीक है, तो जब भी ये सेल्स डिवाइड करेंगे तो अनकंट्रोलेबल डिवीजन करेंगे, इतना तेज डिवीजन करेंगे कि एक बड़ा सा मास ऑफ टिश्यू फॉर्म हो जाएगा, मास ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं. अब ये ट्यूमर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो बिनाइन हो सकते हैं या तो मैलिग्नेंट हो सकते हैं. बिनाइन ट्यूमर्स जहां पर जो उसका ओरिजिनल लोकेशन है वो वहीं पर स्टे बैक करेंगे, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के सेल्स होते हैं वो ब्लड या लिम्फ के द्वारा शरीर के अन्य टिश्यूज और ऑर्गन्स के पास भी पहुंचते हैं, और जहां भी वो पहुंचेंगे वो वहीं पर जाके प्रोलिफरेट करेंगे, अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेंगे. तो ये जो अनकंट्रोल्ड न्यू ग्रोथ हो रही है, इसी को हम नियोप्लास्टिक कहते हैं. सो नियोप्लास्टिक टर्म इज रिलेटेड टू द कैंसर. Let us understand, neoplastic characteristic of cells refer to a mass of proliferating cell. It is true. कैंसर में तो ऐसा होता है, a mass of proliferating cell is seen. Rapid growth of cell, this is also true. जल्दी जल्दी ग्रो करती है, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है. Invasion and damage to the surrounding tissue. This is also correct related to the tumor growth. That is, अगर वो अनकंट्रोल्ड रूप में ग्रो करेगा तो आसपास के जो टिश्यूज के सेल्स हैं उनको डैमेज करेगा. The last option is it is confined to original location. This is not true. ठीक है, it can propagate to different locations also. So this statement is not true. So our correct statement is A, B and C. यहाँ पर पूछा गया चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. अच्छा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको करेक्ट पूछा गया है ना, तो आप इसको करेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए. कई बार आप क्या करते हो, नॉट करेक्ट पढ़ लेते हो या ऐसा कुछ पढ़ लेते हो, तो इसलिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए. और इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर 4. We come to the next question, question number 4. ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से है, जो कि हार्मोन्स वाला चैप्टर है, एंडोक्राइन सिस्टम. यहाँ पर मैच द कॉलम है, वेरी सिंपल. इट इज प्रोजेस्ट्रॉन, इट इज द फीमेल सेक्स हार्मोन, एंड प्रोजेस्ट्रॉन आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है. तो जो ए है इसका करेक्ट ऑप्शन इज 4. रिलैक्सिन ये प्रेगनेंसी के एंड में प्रोड्यूस करता है. रिलैक्सिन वर्ड का इस्तेमाल ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में, जहां पर पार्चुरेशन वाला पोर्शन दिया हुआ है, वाला पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में. वहां पर आपको रिलैक्सिन वर्ड और रिलैक्सिन हार्मोन का फंक्शन एक्सप्लेन्ड है. जब पार्चुरेशन होने वाला होता है तो ओवरीज के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, और ओवरी के द्वारा इस हार्मोन से शरीर के जितने भी जॉइंट है उसको रिलैक्स कर दिया जाता है. क्योंकि मेनली जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट जो है उसका डायमीटर बिल्कुल 3 सेंटीमीटर होता है इन अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल. और जब प्रेगनेंसी होती है तो she has to deliver the baby out from that small joint, that is the pubic symphysis, क्योंकि वहीं से vaginal canal start होता है. तो अब वो 3 सेंटीमीटर का है उसके बीच का डिफरेंस. तो इस 3 सेंटीमीटर से
बच्चे का सिर कैन नॉट पास आउट, राइट? तो हम क्या करते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है ओवरीज के द्वारा ड्यूरिंग द लेट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को रिलैक्स कर देता है। तो 3 सेंटीमीटर की जगह जॉइंट का जो स्पेस है वो 9 सेंटीमीटर्स का हो जाता है एंड द बेबी कैन इजीली पास आउट थ्रू दैट जॉइंट, ठीक है? तो रिलैक्सिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूस करता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टैनिंग एंड पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज मोस्ट एक्टिव इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जो कि मिमिक्री करते हैं, जो अपने बैकग्राउंड से अपने शरीर के कलर को मैच करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कैमोफ्लैज भी कहते हैं। सो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्स इंटरमीडिया। मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी को हम पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। सो दिस इज one. And catecholamines they are produced by ovaries. तो बच्चों इसका सही ऑप्शन आप सब देख सकते हैं यहाँ पर, सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, that is 4, 2, 1, 3. So we have option number 3 as the correct option for this question. We move to the next question. Very easy. Again, this question has been asked from human reproduction chapter. The first menstruation, females में जब puberty आती है 10 to 11 years में आती है, तो जो पहली menstrual cycle start होती है, पहला menstruation, that is the bleeding phase जब start होता है, उसको कहते हैं मीनाक. So the correct option for this question is option number 4, मीनाक. Again we come to the match the column type of a question. This question comes from chapter biomolecules. Biomolecules में हमने nitrogenous bases, amino acids के बारे में पढ़ा हुआ है. If you can see, यहाँ पर DNA और nitrogenous bases से related question है. सबसे important DNA. DNA क्या होता है? Deoxyribose nucleic acid. Deoxyribose nucleic acid. ये डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की चेन से बना हुआ है, ठीक है? न्यूक्लियोटाइड क्या है? व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड इज पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है? तो अभी हमसे पूछा है कि एडेनोसिन क्या है. तो अगर आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं. तो यहाँ पर सी ऑप्शन में तो ये एक हमको नाइट्रोजनस बेसिस दिख रही है, तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1. एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस. एडिनोसिन मतलब जब हम पेंटोज शुगर के साथ जब हम नाइट्रोजनस बेस को जोड़ दें, यानी कि डीऑक्सीराइबोस शुगर या राइबोस शुगर ले सकते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जब हम एडेनिन को जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा? एडिनोसिन. मतलब एडिनोसिन क्या हुआ? एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड हुआ. सो न्यूक्लियोसाइड इज 3. एडिनोसिन एक
न्यूक्लियोसाइड है। अगर हम एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, एडिनाइलिक एसिड। ये पूरा फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर प्लस एडेनिन, ये सब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में अगर एडेनिन है नाइट्रोजनस बेस तो इट बिकम्स एडिनाइलिक एसिड। तो एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एलेनिन बचा तो ऑप्शन एक ही बचा है हमारे पास 4। एलेनिन एक प्रकार का अमीनो एसिड्स है, हम पढ़ चुके हैं। So the correct option for this is option number 1, that is 3214. Okay, then we come to in frog, the renal portal system is a special venous connection that acts to link. देखिए हमने हेपैटिक पोर्टल सिस्टम तो पढ़ा है, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम हमने ह्यूमंस में भी पढ़ा है और हेपैटिक पोर्टल सिस्टम हमने फ्रॉग्स में भी पढ़ा है। तो पोर्टल सिस्टम का काम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम बेसिकली ये काम करता है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ऊपर आता है तो वो डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर वो पहले किसी और ऑर्गन्स में अगर स्टे बैक करता है, उसको हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो पोर्टल सिस्टम के लिए मेनली कौन से बॉडी के ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है, या तो ब्रेन में होता है या फिर लिवर में होता है या फिर किडनी में होता है। तो अभी यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड होगा। तो पहला तो हमको ये दो ऑप्शंस, ये एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर किडनी है ही नहीं। अब पोर्टल सिस्टम हमेशा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू या तो लिवर होगा या किडनी होगा। तो यहाँ पर किडनी और इंटेस्टाइन के बीच में ये सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर सकता। किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जिसको हम रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज किडनी में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किडनी में जाता है, किडनी उसको फिर मेटाबोलाइज करके शरीर के हार्ट में भेजती है। सो दिस इज रीनल पोर्टल सिस्टम। सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड from the chapter human reproduction. Find the correct statement. In human pregnancy, the major organ systems are formed at the end of 12 weeks. Very true, सही है ये बात कि जितने भी major organ systems हैं वो 12 weeks के end में form हो जाते हैं। 12 weeks मतलब you can say it is the first trimester की end. In human pregnancy, the major organ systems are formed at the end of 8 weeks. In human pregnancy, heart is formed after 1 month of gestation. In human pregnancy, limbs and digits develop by 2nd month of pregnancy. In human pregnancy, the appearance of hair is usually observed in the 5th month. पूछा गया है करेक्ट आंसर कौन सा है, तो आई थिंक कि ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी सभी ऑप्शंस जो स्टेटमेंट्स दे रहा है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इट इज करेक्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। 8 वीक्स में ऑर्गन सिस्टम्स नहीं बनते, बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हो रहा है कि 12 वीक्स के एंड में सारे ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है। तो द सेकेंड स्टेटमेंट ऊपर वाले स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, इसलिए एक ही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। बाकी सभी स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं ये करेक्ट है, एंड दीज आर डायरेक्ट लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी, यू कैन रीड इट, एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। बच्चों ये एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में 2 बायोरिएक्टर्स हैं, एक तो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और एक स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। तो इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ये एक स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैं। बच्चों जब भी आपको अपने किसी भी रिकॉम्बिनेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म को अगर लार्ज स्केल में ग्रो करना है, मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन करना है अगर, तो हमको बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो बायोरिएक्टर्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, या तो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर
और दूसरा होता है स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। तो ये जो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, इसमें बहुत सारे आपको लेबलिंग्स दी हुई हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है कि फोम ब्रेकर सिस्टम कौन सा होता है, तो फोम ब्रेकर सिस्टम ये वाला है, ये जो ब्लेड्स दिख रहे हैं आपको, ये फोम ब्रेकर सिस्टम्स है। तो ये जो सी ऑप्शन दे रहा है, this correctly labels the foam breaker system. So the correct answer for this question is option number 2, that is C. Okay, we come to the question on frog, structural organization in animals से ये question है। फ्रॉग्स पे ये दूसरा क्वेश्चन है और इस बार पूरे नीट के पेपर में, जूलॉजी के पेपर में वी हैव सीन दैट देयर वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक फ्रॉग। ठीक है, सो इक्वली इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। फ्रॉग्स रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जब फ्रॉग्स वाटर में रहते हैं तो वो केवल स्किन से रेस्पायर करते हैं, ठीक है, और जब वो लैंड में रहते हैं तो वो तीनों से रेस्पायर करते हैं, दैट इज स्किन, बकल कैविटी एंड लंग्स, वो तीनों से रेस्पायर करते हैं। तो अपन को बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स Statement 2 is false for both the environment. The statement is true for water but false for land. The statement is true for both the environment. इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, वाटर के लिए गलत है, लैंड के लिए सही है। तो द करेक्ट ऑप्शन गोज एज ऑप्शन नंबर 1. Then we come to the next question, that is, consider the following statement regarding the function of adrenal medullary hormones. ठीक है, एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स, एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स के को 2 पार्ट्स में हमने बांटा हुआ है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और जो मेडुला वाला पार्ट है दैट प्रोड्यूसेस कैटेकोलेमीन्स। कैटेकोलेमीन्स में आते हैं एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन। एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, दे आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन्स। मतलब बॉडी जब भी किसी शॉक लाइक कंडीशन में होती है तो वो इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन शॉक लाइक कंडीशंस या इमरजेंसी कंडीशन को लड़ने के लिए ये आपके हार्ट के रेट को बढ़ा देते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देते हैं, प्यूपल्स को डायलेट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो स्किन में हेयर्स हैं वो राइज अप हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम पाइलो इरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्यूपल्स को डायलेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लाइट की एंट्री प्रॉपर हो, ताकि हमारा विजन बिल्कुल क्लियर हो और हम इमरजेंसी सिचुएशन को लड़ पाएं। तो यहाँ पर एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स के फंक्शंस कुछ दिए हुए हैं। इट कॉजेज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं कराता, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकोड़ना। अगर सिकोड़ देंगे तो लाइट एंट्री कम हो जाएगी, विजन अफेक्ट होएगा। हमको बढ़ाना है, प्यूपिलरी डायलिटेशन करना है ताकि लाइट एंट्री प्रॉपर हो। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन से लड़ने के लिए वी विल रिक्वायर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, दिस इज ट्रू। इट कॉजेज पाइलो इरेक्शन, ऑब्वियसली गूजबम्स कॉज करता है, इरेक्शन ऑफ हेयर्स। इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। सो ऑप्शन 4, B, C and D, option 4 is the correct answer for this question. Again a question from chemical coordination and integration. इस चैप्टर से भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? ठीक है, तो हमें पता है पिट्यूटरी के 3 पार्ट्स हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर लोब और मिडिल लोब ऑफ जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं
इनको हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर लोब को कहते हैं पार्स डिस्टालिस, मिडिल लोब को कहते हैं पार्स इंटरमीडिया और पोस्टीरियर लोब को कहते हैं पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के हार्मोन्स वो खुद नहीं बनाता, हाइपोथैलेमस उसको बनाता है और हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए हुए हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक पहुंचते हैं और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी केवल उनको सिक्रीट करता है। तो FSH, ACTH और ADH, FSH, ACTH और LH, सॉरी, FSH, ACTH और LH, ये तीनों हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो ADH है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, बट secreted by posterior lobe of pituitary। ठीक है, तो सिक्रीट कौन करता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। प्रोड्यूस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। This question is again from the human reproduction. If you can see in this question, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में स्पर्म के पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ए में हेड है, हेड में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 4। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, तो ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स एनर्जी। सो मिडिल पीस के लिए ऑप्शन इज 3। एक्रोसोम पार्ट ऑफ द स्पर्म कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स ओवम को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं, तो एक्रोसोम के लिए है 1। और टेल, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए टेल जरूरी है, सो टेल के लिए आ जाएगा आपका ऑप्शन 2। सो 4 3 1 2। आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज 3। 4 3 1 2। We move to the another question that is related with chemical coordination and integration again. इसमें हम देख रहे हैं कुछ लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ऑर्गन्स और पार्ट्स दिए हुए हैं बॉडी के, जिनके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए हार्मोन्स को हमें करेक्टली मैच करना है। हार्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ANF राइट एट्रियम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जब भी GFR क्या होता है? बढ़ जाता है। GFR क्यों बढ़ेगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तब बढ़ता है जब BP बढ़ता है। BP अगर बढ़ रहा है तो GFR बढ़ेगा, मतलब किडनी में फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, जो कि 125 ml पर मिनट होना चाहिए, बट वो अगर बढ़ गया है तो हमारे राइट एट्रियम से सिक्रीट होगा ANF। ANF एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर है, ये आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, फैला देता है उनके डायमीटर को, ताकि जो ब्लड का प्रेशर है वो स्लो हो जाए। ब्लड का प्रेशर स्लो हो जाएगा तो GFR फॉल हो जाएगा। हार्ट, किडनीज प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। इसलिए आपने सुना होगा कभी भी कि जो भी किडनी फेलियर्स के पेशेंट होते हैं उनमें जनरली अनीमिया एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, क्योंकि किडनी अगर खराब हो रही है तो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होगा। इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो कि RBC प्रोडक्शन यानी कि इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। RBC प्रोडक्शन के प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, और इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सिक्रीटिन प्रोड्यूस होता है। सिक्रीटिन डिओडिनम से प्रोड्यूस होता है। डिओडिनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रीटिन गोज एंड एक्ट्स ऑन द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से ये वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करवाता है डिओडिनम में। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ जाएगा 4th ऑप्शन।
और लास्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, सो 3142 is option number 2. This is the correct option for this question. This question is from the chapter Animal Kingdom, 11th class. All living members of class Cyclostomata are. Cyclostomatas, they are a type of Anathas. Division Anatha को belong करते हैं और इन जॉलेस होते हैं। तो जॉलेस हैं तो they cannot easily chew out their food or capture their food. So they are usually parasites. तो ये क्या होते हैं? ectoparasites होते हैं. They live and they get stuck to the body surface of other big fishes. दूसरे बिग फिशेस की बॉडी सरफेस से बाहर से चिपक जाते हैं अपने सक्टोरियल माउथ के द्वारा. सो दे आर एक्टोपैरासाइट्स. रोल ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स. ये क्वेश्चन भी एनिमल किंगडम से ही रिलेटेड है. इकाइनोडर्म्स मतलब स्टार फिशेस जिस फाइलम को बिलोंग करते हैं. इकाइनोडर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो स्किन होती है उसमें बहुत सारे स्पाइन्स और स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. उनकी स्किन स्पाइनी होती है. सो दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स. अब यहाँ पर उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसको हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं. वाटर वैस्कुलर सिस्टम यूजुअली इनको स्टार फिशेस को मदद करता है कि वो रेस्पायर कर पाएँ, वो लोकोमोट कर पाएँ, और कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए भी इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनको मदद करता है. तो इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है, इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता. ये एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स है, मतलब केवल आपको सी वाटर में ही देखने को मिलेंगे. तो अभी यहाँ पर हमको वाटर वैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है. तो मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये 3 चीजों में ये मदद करता है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड सी, जो कि मैच कर रहे हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम के फंक्शन से. हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 है विच इज डिस्क्राइबिंग द वाटर वैस्कुलर सिस्टम करेक्टली. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए एंड सी. We come to the next question. Which are correct? Computed tomography and magnetic resonance imaging detect cancers of internal organs. Chemotherapeutic drugs are used to kill non-cancerous cells. Non-cancerous तो बिल्कुल नहीं करते. कैंसरस सेल्स को ही हम किल करने के लिए कीमोथेरेपी यूज करेंगे. अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर. सही है. अल्फा इंटरफेरॉन्स जो नॉन कैंसरस सेल्स होते हैं वही अल्फा इंटरफेरॉन सिक्रीट करते हैं. अल्फा इंटरफेरॉन्स को नाम दिया गया है बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर्स. मतलब वो हमारे इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स के लिए एक्टिवेट करते हैं ताकि कैंसर सेल्स से हमारा इम्यून सिस्टम लड़ पाए. तो हमारी बॉडी में सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है. जब भी कैंसर किसी व्यक्ति को होता है तो उसके बॉडी के नॉन कैंसरस सेल्स ये अल्फा इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके कैंसर सेल्स को किल करने में मदद करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर. गलत. अल्फा इंटरफेरॉन्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स. In the case of leukemia, leukemia में मतलब it is a type of white blood cell cancer, blood cell counts are decreased. गलत. कभी भी कोई भी कैंसर होगा उसमें सेल काउंट हमेशा abnormally राइज होएगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. तो अभी तक एक तो ये सही है स्टेटमेंट और एक ये सही है. So we have to choose the correct answer for the options given below. The option is 2, that is A and C are only the correct statements in this given question. ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से.
और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो लास्ट पैरा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर उसमें मिलेगा. यूजुअली हम उसको ओवरलुक कर देते हैं, सोचते हैं कि पूरा चैप्टर तो हमने पढ़ लिया है, लास्ट पैरा यूजुअली हम ओवरलुक कर देते हैं. एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट सेम पैराग्राफ इटसेल्फ. लेट अस सी what are the potential drawbacks in the adoption of IVF method. IVF, in vitro fertilization, मतलब when there is infertility cases among the couples, in that case हम test tube baby program opt करते हैं, जहाँ हम laboratory conditions में sperm और ovum का fertilization कराकर या तो उसको zygote phase में या early embryonic phase में हम उसको mother की body में introduce करते हैं. तो इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? लेट अस सी. हाई फेर्टिलिटी रिस्क टू मदर, ये तो गलत बात है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से मदर की लाइफ में कोई भी फेर्टिलिटी चांसेस नहीं होते. एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट, इट इज अ एक्सपेंसिव प्रोसीजर, तो इसके इंस्ट्रूमेंट्स और रिएजेंट्स भी एक्सपेंसिव होते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, नेसेसरी नहीं होते. कई बार हस्बैंड में स्पर्म काउंट लो है या मदर अगर या वाइफ अगर ओवास प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, इन दैट केस हम डोनर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, वेरी ट्रू. पहले क्या होता था, जब तक IVF इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, IVF पे रिसर्च नहीं हुई थी, IVF पे प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तब तक जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते थे, they used to go to the orphanage and adopt the orphan child. But nowadays, because we have one option and it is also a successful option, so the couples are going on that. तो orphan बच्चे जो हैं उनका adoption बहुत decrease हो गया. Not available in India, बिल्कुल गलत है. इंडिया में बहुत वाइड स्केल में हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. Possibility that early embryo does not survive, it can happen. ये एक लेबोरेटरी प्रोसेस है, तो हो सकता है कि अर्ली एम्ब्रियोज डैमेज हो जाए. तो वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. बी सही है, डी सही है और एफ सही है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. Then we come to the next question, that is again on human reproduction chapter. The reductive division for the human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis. The gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males as compared to females. Very true. Males में first meiotic division और second meiotic division तुरंत हो जाता है. फीमेल्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन चालू होता है उन फीमेल की एम्ब्रियोनिक लाइफ में और कंप्लीट होता है प्यूबर्टी पर. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ए वाला स्टेटमेंट भी सही है. द रिडक्टिव डिवीजन ऑफ ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर, वेरी ट्रू. ह्यूमंस फीमेल में गैमेटोजेनेसिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में चालू होता है और मेल्स में प्यूबर्टी में चालू होता है. The first polar body is associated with the formation of primary oocyte. ठीक है, तो first polar body, सी वाला जो स्टेटमेंट है, अगर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, तब फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होता है. बट यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट पोलर बॉडी जब रिलीज होगा तो प्राइमरी oocyte बनेगा. दैट इज रॉन्ग. यहाँ पर होना चाहिए था सेकेंडरी oocyte बनेगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट. सी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्ज. LH सर्ज मतलब जब LH इंक्रीज होता है. LH इंक्रीज कब होगा? मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. Mid of the menstrual cycle means 14th day of the menstrual cycle. LH surge leads to disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding. ये गलत है. LH जब सर्ज होता है तो ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है. कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है. प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प्स टू मेंटेन एंडोमेट्रियल लाइनिंग. इट डज नॉट कॉज शेडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. So we have to choose again the correct answer. So I think it is option number 3, that is A and B are true and rest C and D are false. Next we come to after the maturation in primary lymphoid organ. Primary lymphoid organ है बच्चों बोन मैरो और थाइमस.
बोन मैरो और थाइमस में जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं ये प्रोलिफरेट होते हैं और मैच्योर होते हैं, वहां पर मतलब वो परिपक्व होते हैं लड़ने के लिए, मैच्योर, उनको ट्रेनिंग दी जाती है लड़ने के लिए बोन मैरो और थाइमस में। इसलिए बोन मैरो और थाइमस को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। The lymphocytes migrate for interaction with the antigens to the secondary lymphoid organ tissues like, तो हमें secondary lymphoid organ tissues चूज करना है। थाइमस और बोन मैरो कहाँ है? A और B, A और B तो प्राइमरी हो गए। स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और पेयर्स पैचेस, ये ऐसी जगहें हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स और जो पैथोजेंस होंगे, पैथोजन को हम एंटीजन भी बोलते हैं, पैथोजन और एंटीजन के साथ लिम्फोसाइट्स का जहां पर इंटरेक्शन होगा वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और पेयर्स पैचेस। सो इट इज सी, डी एंड ई। करेक्ट ऑप्शन इज 2। तो हीम एक कोफैक्टर के जैसे काम करता है। कौन से एंजाइम के लिए काम करता है? इट इज द कैटालेस एंजाइम for which heme acts as a cofactor. What is the name of blood vessels that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? Obviously blood vessel जो कि deoxygenated blood carry कर रही है to the heart from different parts of the body, it can be vena cava. फ्रॉग्स और ह्यूमंस का जो जितने भी प्रकार के सिस्टम्स है काफी कुछ सेम है। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, द ब्लू एंड व्हाइट selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate given below are two substance। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आज हम सिलेक्टेबल मार्कर के जैसे यूज करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज को अलग अलग कर पाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज को अलग अलग करने के लिए आजकल हम यूज करते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का प्रोसेस, जो कि हमारे इकोलाई बैक्टीरिया में एक लैक ओपेरॉन जीन होती है। लैक ओपेरॉन जीन में 3 जीन्स होती हैं, Z, Y और A। Z प्रोड्यूस करती है बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y प्रोड्यूस करती है परमिएस, A प्रोड्यूस करती है ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएस और ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3 प्रकार की एंजाइम्स जो हैं ये प्रोड्यूस करती है लैकोपेरॉन। बीटा गैलेक्टोसिडेज एक एंजाइम है। जब भी इकोलाई बैक्टीरिया इस एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा तो ब्लू कलर की कॉलोनीज होंगी। बेटा जब हम इस Z जीन के बीच में अगर हम अपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देंगे, अगर Z जीन के बीच में हम अपने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देंगे तो Z जीन इनएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि Z जीन का जो जीन सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर Z जीन इनएक्टिवेट हो गई तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम नहीं बनेगा। ये नहीं बनेगा तो जो इकोलाई बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो किसकी होगी? वाइट कलर। तो अगर आपके पास जो कल्चर प्लेट है उसमें ब्लू कलर की कॉलोनी वाले बैक्टीरियाज दिख रहे हैं तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, मतलब उसमें आपका फॉरेन डीएनए नहीं है। और वाइट कलर की कॉलोनीज होंगी तो उसमें रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट 1, द ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट नहीं, जिनका ब्लू कलर है वो क्या होगा? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो दिस ऑप्शन इज गलत। स्टेटमेंट 2, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट एंड प्लाज्मिड इन देयर प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट। यस, दिस इज ट्रू।
So let us see what is the correct statement for this question. That is option number 2, statement option number 2, that is statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. This is the correct option. ओके, आरएनए इंटरफेरेंस ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस का एक क्वेश्चन है. साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए इंटरफेरेंस. देखिए, जब भी आपके बॉडी में प्रोटीन्स फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है तो सबसे पहले जो आपका डीएनए होता है उससे एमआरएनए बनता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है. जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये प्रोटीन बनाता है. ऐसा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में, एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में हमने देखा है. मैलोडाइन इनकॉग्निशिया एक प्रकार का नीमेटोड है जो टोबैको प्लांट्स के रूट को इन्फेक्ट करता है और टोबैको प्लांट्स की फसल को खराब कर देता है. तो हमने टोबैको प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है. हमने कुछ ऐसे जेनेटिक सीक्वेंसेस टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस किए हैं कि नीमेटोड जो भी एमआरएनए बनाएगा अपने टॉक्सिन प्रोटीन बनाने के लिए, उस एमआरएनए के लिए टोबैको प्लांट एक एंटीसेंस एमआरएनए बनाकर उस एमआरएनए को साइलेंट कर देगा ताकि वो अपने कोडॉन्स या अपने प्रोटीन्स को ना बना पाए. सो साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए इंटरफेरेंस. तो इस एमआरएनए के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना पड़ेगा जिसके मदद से ये आरएनए साइलेंस हो पाएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. Okay, next question. While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall and no, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जैसे ये आउटर बॉडी वॉल है और ये इनर बॉडी वॉल है. तो अभी यहाँ तक का क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अडल्ट एनिमल है, इसकी बॉडी वॉल, आउटर बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी है. A cavity with presence of mesodermal tissues towards the body wall. mesodermal tissue यहाँ पर तो प्रेजेंट है, एक साइड mesodermal tissues प्रेजेंट है बट दूसरे साइड mesodermal tissues प्रेजेंट नहीं है. तो ऐसी बॉडी कैविटी जो कि पूरी मेसोडर्मल टिश्यूज से लाइंड नहीं है, क्या ये ट्रू सीलोम होगी? बिल्कुल नहीं. ट्रू सीलोम मतलब इस बॉडी कैविटी में चारों तरफ मेसोडर्मल टिश्यू बट यहाँ पर एक ही साइड है. तो दिस टाइप ऑफ अ सीलोम विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सूडोसीलोम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following enzymes are not essential for gene cloning? जीन क्लोनिंग जब हम करते हैं तो ज़्यादातर हमें एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए सेगमेंट्स पे कट लगाते हैं. दूसरा है डीएनए लाइगेज जो कि दो डिफरेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है, डीएनए लाइगेज. और तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको बड़ा करने, इलोंगेट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए और मल्टीपल कॉपीज बनाने में मदद करता है. तो यहाँ पर हमें पता करना है कि हमारे जीन क्लोनिंग में कौन कौन से एंजाइम्स यूज होंगे. सो दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मैंने अभी बताया, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज
This question is again from the frog topic, that is structural organization in animals. Which of the following statement is correct about the location of male frog copulatory pad? जो frogs होते हैं, frogs और मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हम यूज करते हैं एक तो वोकल कॉर्ड्स मेल्स के पास होते हैं और कॉपुलेटरी पैड्स भी मेल्स के पास होते हैं. तो ये दो स्ट्रक्चर्स जिनके पास होंगे वो मेल होंगे, मेल फ्रॉग्स होंगे. तो मेल फ्रॉग्स के फर्स्ट डिजिट, फोर लिम्ब का फर्स्ट डिजिट में कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं. तो फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, दैट इज ऑप्शन 2. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, ये एक सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. जब हम यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में, तो एक प्रोसेस है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा प्रोसेस है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जैसे ही पीसीटी यहाँ पर आया, पीसीटी में आया, लूप ऑफ हेनले में आया और डीसीटी में आया, तो जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है फिल्ट्रेट में वो वापस से प्योर ब्लड में रीअब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, 90%, 99% in fact of the filtrate is reabsorbed back in the pure blood. और फिर लास्ट प्रोसेस होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मतलब जब ब्लड का हमें पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो प्योर ब्लड में, प्योरिफाइड ब्लड में से कुछ आयंस वापस से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में रिलीज किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. ये डायग्राम इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. और कौन सा डायग्राम सही है जो कि हमको इलैबोरेट कर रहा है अबाउट सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? तो आई थिंक इट इज दिस, that is HCO3 minus NaCl water, NaCl water, HCO3 minus ions. ये सब प्योर ब्लड में रीअब्जॉर्ब करते हैं हम फिल्ट्रेट से. और ब्लड का पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, मतलब ब्लड ज्यादा एसिडिक ना हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए प्योर ब्लड में से H+, अमोनिया, पोटेशियम और हाइड्रोजन, इनको रिलीज किया जाता है. सो दिस इज द क्लियर डायग्राम व्हिच इज डिस्क्राइबिंग सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इन पीसीटी एंड डीसीटी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? They were conceived through in vitro fertilization. They have 75% identical genetic content. They are monozygotic twins and they are fraternal twins. See, दो प्रकार के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं डाइजाइगोटिक और एक होते हैं मोनोजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक क्या होता है, जब एक जाइगोट बनता है और ये जाइगोट दो अलग अलग जाइगोट में क्लीव हो जाए मतलब ब्रेक हो जाए दो अलग जाइगोट्स में. तो एक ही जाइगोट से दो अलग जाइगोट बने हैं, तो दोनों जाइगोट्स का जेनेटिक कंटेंट एकदम सिमिलर होगा और इनसे बने हुए जो बच्चे होंगे, जो ट्विंस होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे, कंप्लीटली सेम होंगे. उनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं या मैटरनल ट्विंस भी बोलते हैं. कई बार ऐसा होता है बच्चों की जैसे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी ओवम रिलीज करती है, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में दूसरी ओवरी ओवम रिलीज करती है. पर कई बार ऐसा होता है कि एक साथ दोनों ओवरीज से ओवम निकलते हैं और दो ओवाज एक साथ फर्टिलाइज होते हैं, तो दो जाइगोट्स बन गए अलग अलग. दोनों का जेनेटिक कंटेंट आइडेंटिकल नहीं होगा. इस केस में दोनों रहेंगे ट्विंस लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे. They will be called as fraternal twins क्योंकि they will not be identical. हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ट्विंस जो हैं बॉय और गर्ल, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कंसीव हो सकते हैं. They have 75% identical genetic content. अगर बॉय और गर्ल अलग अलग हैं तो डिफरेंट होगा. दे आर मोनोजाइगोटिक, तो मैंने अभी बताया कि एक ही जाइगोट है. अब क्योंकि ये बॉय और गर्ल हैं, अलग अलग हैं, सो दे मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ओवास. दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? फ्रेटर्नल ट्विंस. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following genetically engineered organisms was used by Eli Lilly to prepare human insulin? जैसे कि आप सब जानते हो, इंसुलिन इज यूज टू ट्रीट अ डिजीज नोन एज डायबिटीज मेलाइटिस. डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है.
इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज और इंसुलिन बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल लोअर करती है। अभी अगर व्यक्ति को इंसुलिन की कमी है तो आर्टिफिशियली बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई हुई इंसुलिन एडमिनिस्टर की जाती है और 1983 में एली लिली की जो कंपनी है उसने सबसे पहले बैक्टीरिया की मदद से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई। यहां पर एली लिली की कंपनी ने ई कोलाई बैक्टीरियम को यूज करके आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोड्यूस किया। ऑल्सो जैसा कि आप सब जानते हो कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में एक प्रो हार्मोन के रूप में प्रोड्यूस होता है। प्रो हार्मोन मतलब इसमें एक ए पेप्टाइड होती है, एक बी पेप्टाइड चेन होती है और एक सी पेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। तो ए पेप्टाइड बी पेप्टाइड से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है और बी पेप्टाइड सी पेप्टाइड से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। जब इंसुलिन बॉडी में एक्टिवेट होकर काम करता है तो इस प्रो हार्मोन को हम एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्टिव हार्मोन में केवल ए पेप्टाइड होता है और बी पेप्टाइड चेन्स होते हैं, उसमें सी पेप्टाइड चेन नहीं होती। तो एली लिली की कंपनी ने दो ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज लिए, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से ए पेप्टाइड बनवाई, दूसरे ग्रुप ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया से बी पॉलीपेप्टाइड बनवाई और ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में आर्टिफिशियल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के द्वारा जोड़कर एक आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाया। सो एली लिली की कंपनी ने बैक्टीरियाज को यूज करके पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, चैप्टर एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। रीजन दिया हुआ है, द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेट possess notochord during their embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adults. So we have to choose the correct answer for this. पहला जो असर्शन दिया है, सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं। कॉर्डेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, तो सारे वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और जब वो अडल्ट होते हैं तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ईदर कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज 2। लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि जैसे यूरोकॉर्डेटा हो गया, सेफेलोकॉर्डेटा हो गया, इन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन देयर अडल्ट लाइफ, दैट इज व्हाई दे कैन बी कॉल्ड एज कॉर्डेट्स बट दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। ओके, तो यहाँ पर असर्शन भी ट्रू है और जैसे कि मैंने अभी बताया रीजन कि क्यों वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं और कॉर्डेट्स भी कहलाते हैं, इसका रीजन भी करेक्ट दिया हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. ये क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ और डिजीज चैप्टर से है, इम्यूनिटी वाले पार्ट से, टॉपिक से ये क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी is present at the time of birth and is a non-specific type of defense in the human body. जैसे कि हम जब सब जानते हैं, जब तक एक बेबी मदर के वूम्ब के अंदर रहता है तब तक वो अपने मदर की
इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है तो उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, लेकिन उसके बॉडी में कुछ नेचुरल बर्थ के टाइम से प्रेजेंट कुछ बैरियर्स होते हैं जो उसको बाहर के पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सभी बैरियर्स नॉन स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। नॉन स्पेसिफिक टाइप का मतलब क्या है? ये सारे पैथोजेंस के लिए एक समान रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। एंड दीज नॉन स्पेसिफिक बैरियर्स आर लाइक स्किन, टीयर्स, सलाइवा, स्टमक में प्रोड्यूस होने वाला HCl, माउथ में ओरल कैविटी में प्रोड्यूस होने वाला सलाइवा, ये सब जन्म से प्रेजेंट होते हैं। एंड दे आर गोइंग टू एक्ट सेम टू ऑल द काइंड्स ऑफ पैथोजेंस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम देयर इन्फेक्शंस। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार की इम्यूनिटी को इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट मतलब प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, and it is non-specific. Non-specific matlab it is going to be the same to all the kinds of pathogen. It is not going to change. So the correct option for this question is option number 4, that is innate immunity. Next question. Twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? ट्विंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ट्विंस दो प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। ट्विंस या तो मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं या तो ट्विंस डाइजाइगोटिक हो सकते हैं। ठीक है, मोनोजाइगोट मतलब यहां पर एक सिंगल जाइगोट है। एक सिंगल जाइगोट अगर क्लीवेज करके two zygote divides by cleavage into two different zygotes, तब क्या होगा? each zygote grows, और जो ट्विंस होते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। ऐसे केसेस के ट्विंस बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, है ना, और इनको हम मैटरनल ट्विंस भी कहते हैं। बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, एक जैसी शक्लों के। हुआ क्या? एक ही जाइगोट था, उसी जाइगोट में क्लीवेज हुआ, वो दो डिफरेंट जाइगोट में ब्रेक डाउन हो गया, और ये एक जाइगोट से जो दो जाइगोट बने ये अपने आप में ग्रो कर रहे हैं एज टू न्यू एम्ब्रियोज। ठीक है, तो अब एक ही जाइगोट से दो डिफरेंट जाइगोट्स बने हुए हैं, मतलब, और इनके एग्जैक्टली जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, इसलिए ये आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं या मैटरनल ट्विंस कहलाते हैं। डाइजाइगोटिक क्या होता है? 2 ओवा प्लस 2 स्पर्म्स, है ना। मैंने आपको बताया था, पहले भी आपको पता होगा कि यूजुअली हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवरी ओव्यूलेट करती है, लेकिन कई बार क्या होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों ओवरीज से ओव्यूलेशन हो जाता है। अगर दोनों ओवरीज ओव्यूलेशन कर रही है तो इधर लेफ्ट ओवरी से एक ओवा आएगा, राइट ओवरी से भी एक ओवा आएगा, तो दो ओवाज एक साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे। यहाँ पर दो अलग अलग जाइगोट बने, एक सिंगल जाइगोट नहीं डिवाइड हुआ, दो अलग अलग जाइगोट्स बने हैं। तो 2 जाइगोट्स, इन दोनों जाइगोट का जेनेटिक कंटेंट भी अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो जो दो ट्विंस प्रोड्यूस होंगे वो गर्ल और बॉय हो सकता है। इनको अपन क्या बोलते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। इनके चेहरे एक समान, इनकी शक्लें एक समान नहीं होती। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, जो दो ट्विंस हैं वो बॉय और गर्ल हैं, सो दे आर कंसीव्ड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दे हैव 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट, दे आर मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक नहीं होते, they are fraternal twins. The correct answer for this is they are fraternal, means उनकी जो बॉय और गर्ल हैं उनकी जेनेटिक कंटेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट आइडेंटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट C terminal region of antibody molecule. Constant region of heavy and light chains are located at C terminus of antibody. Each antibody has 2 light and 2 heavy chains. ये सही है।
द हेवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो अगर आपने एनसीईआरटी बुक्स में देखा होगा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाले चैप्टर में, इफ यू हैव सीन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक हेवी चेन होती है कुछ इस प्रकार की, ये वाली हैवी चेन है, ये लाइट चेन्स है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है हैवी और लाइट चेन, और हैवी चेन्स भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये वाली जो साइट होती है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट हमेशा एन टर्मिनस पे प्रेजेंट होती है। आपको पता होगा किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जहाँ पर अमीनो ग्रुप होता है वो एन टर्मिनस होता है, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वहाँ सी टर्मिनस होता है। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट इज ऑलवेज प्रेजेंट at the N terminus and not at the C terminus. So the correct option for this question is option number 1, which is not correct. Polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर हमने देखा है कि अगर हमारे पास एक डीएनए का सेगमेंट है, उस डीएनए के सेगमेंट को अगर हमें एम्पलीफाई करना है, मतलब उसकी संख्या बढ़ानी है, उसके नंबर ऑफ कॉपीज हमको ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम कितना ज्यादा हम डीएनए का सैंपल एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो उसका सीधा सा 2 to the power n एक्सपोनेंशियली हम डीएनए के सेगमेंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं। जैसे एक सेगमेंट है तो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा। सो द रिएक्शन एम्पलीफाइज द डीएनए सैंपल exponentially. So the general formula that we can use to count the number of copies we are going to get from how many number of cycles, that is 2 to the power n. So the correct option for this is option number 4. We come to the next question. This question is from the chapter evolution. एवोल्यूशन से हर साल कुछ क्वेश्चंस आते हैं। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ एवोल्यूशन। बेटा स्वीट पोटैटो और पोटैटो दोनों ऐसे वेजिटेबल्स हैं हमारे सामने जो कि फूड स्टोर करते हैं प्लांट का। स्वीट पोटैटो एक रूट है और पोटैटो एक स्टेम है ना। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। हमने एक पढ़ा है एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स में क्या होता है? एनालोगस ऑर्गन्स में स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, फंक्शन सेम होते हैं। और बच्चों ये शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब ये डिफरेंट एंसेस्टर्स से इवॉल्व होते हैं, बट क्योंकि इनके फंक्शंस एक समान है इसलिए ये शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर स्वीट पोटैटो और पोटैटो। स्वीट पोटैटो का स्ट्रक्चर अलग है, इट इज अ रूट। पोटैटो का स्ट्रक्चर अलग है, इट इज अ स्टेम। ठीक है, बट दोनों क्या कर रहे हैं? फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं। दे आर यूज्ड एज वेजिटेबल बाय ह्यूमन बींग्स एंड बाय डिफरेंट एनिमल्स टू ईट। सो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट फंक्शन दोनों का सेम है। तो ये दोनों डिफरेंट एंसेस्टर्स से आए हैं, लेकिन ये दोनों अपने फंक्शन के कारण एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, इसलिए ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज एनालॉगी एंड दे शो व्हाट? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। Option number 3. Name the class of enzymes that usually catalyze the following reaction. बेटा ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट 1, इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सबस्ट्रेट दूसरा है। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हो ये सबस्ट्रेट है
और ये प्रोडक्ट वाला साइड है ना, ये आपका सबस्ट्रेट 1 है, ये सबस्ट्रेट 2 है। सबस्ट्रेट 1 के साथ अभी यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब प्रोडक्ट बन रहा है तो आप देख रहे हो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो गया, मतलब द फंक्शनल ग्रुप शिफ्ट्स फ्रॉम फर्स्ट सबस्ट्रेट टू द नेक्स्ट सबस्ट्रेट इन द प्रोडक्ट साइड। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर शिफ्ट करता है? इट इज ट्रांसफरेज। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 1। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स एंजाइम्स वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। वी कम टू द नेक्स्ट। Given below are two statements. Statement 1, the DNA fragment extracted from gel electrophoresis can be used in the construction of recombinant DNA. Smaller size of DNA fragments are observed near anode, while larger fragments are found near the wells of the cathode. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमको पूछा गया, ये जो क्वेश्चन है ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस वाले चैप्टर से है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमें कोई डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करना है हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल प्लेट, एग्रोस जेल प्लेट होती है। एग्रोस जेल प्लेट में एग्रोस जेल होता है जो कि हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एग्रोस जेल में बहुत सारा सीविंग इफेक्ट होता है। जब हम वेल्स में डीएनए के फ्रैगमेंट्स डालते हैं और इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हैं वो टुवर्ड्स एनोड जाते हैं और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स हैं वो वेल की तरफ ही रह जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी स्टेटमेंट्स दिए उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2, क्योंकि डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकालते हैं वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज करते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट। और स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट ये एनोड की तरफ जाते हैं और लार्जर जो है वो वेल्स के पास ही रह जाते हैं। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ये मैच द कॉलम एक क्वेश्चन है जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है और एम्फाइसीमा एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपके एल्वियोलाई के वॉल्स जो हैं वो परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एम्फाइसीमा इट इज डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल्स एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। सो ए का करेक्ट ऑप्शन इज 2। एंजाइना पेक्टोरिस, जो चेस्ट की मसल्स होती हैं उसको पेक्टोरल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और एंजाइना वर्ड का मतलब होता है पेन, चेस्ट पेन। तो जब भी आपके चेस्ट पेन में अक्यूट पेन, चेस्ट में अक्यूट पेन होता है, इट इज जनरली ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, ठीक है। उसके कारण आपको पूरे चेस्ट एरिया में पेक्टोरल मसल्स में पेन फील होता है। सो एंजाइना पेक्टोरिस is acute chest pain when not enough oxygen is reaching to the heart muscle. So here it is 3. Glomerulonephritis, inflammation of glomeruli of the kidney. Nephritis, itis जहां पर भी आएगा, itis वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलो, ये तो देख के ही समझ सकते हैं कि ग्लोमेरुलाई हो जाएंगे किडनी के, तो उससे आप लगा सकते हैं। 4. टेटनी, टेटनी मतलब होता है जो मसल में अबनॉर्मल स्पाज्म होता है ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी। सो डी का करेक्ट होगा 1. सो 2 3 4 1 वेयर वी कैन गो एज 2 3 4 1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यूज। वेरी ट्रू। हार्ट में नोडल टिश्यूज होते हैं, राइट एट्रिया से स्टार्ट होता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पुरकिंजे फाइबर्स। ये हार्ट में हार्ट रेट को इनिशिएट करते हैं, एसए नोड से इनिशिएट होता है, फिर वो ट्रैवल होता है एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स। तो कार्डियक एक्टिविटीज बिल्कुल होते हैं नोडल टिश्यूज के द्वारा रेगुलेट। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में हार्ट रेट सेंटर होता है, ये भी आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। जब भी जरूरत होती है हार्ट रेट बढ़ा सकता है या घटा सकता है, बट हार्ट रेट को इनिशिएट और स्टॉप नहीं कर सकता, इट कैन रेगुलेट इट। तो ये भी सही है। एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन्स,
बिल्कुल सही है। जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशंस आती हैं तो इमरजेंसी कंडीशंस में हमने देखा एड्रीनालिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और ये आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ताकि हम इमरजेंसी कंडीशंस को फाइट कर पाए। सो द करेक्ट ऑप्शन एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो कार्डियक एक्टिविटीज को रेगुलेट नहीं करते। सो the correct option for this is option number 3, that is A, B and C are correct as compared to the regulation of cardiac activities. So this was the discussion of the zoology question paper of NEET 2025 examination. I hope you all could solve it. Thank you.